हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट डे में जो सिनेरियो है, आजकल जो चीज़ चल रहा है उसके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या फीचर्स है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आजकल के ग्लोबलाइजेशन का हम देखते हैं। वो लोग क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडिया क्यों आज ग्लोबलाइजेशन में हिस्सा ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, ये सारे चीज़ें आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर देखेंगे डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में मेनली 3 डायमेंशंस है, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। ये हम अगली क्लासेस में डिटेल में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे कि क्या है इनका डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इग्नो के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन हर सेशन में आता ही है, इसलिए इस टॉपिक को आप छोड़ना मत। ग्लोबलाइजेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करके जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। यहाँ पर इस चैनल पे आपको इग्नो के सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो सोशियोलॉजी रिलेटेड है। ये मटेरियल्स हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को फॉलो करिए। तो चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का हम अगर शॉर्ट में मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ये है इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब हमारा जो ग्लोब है, यहाँ का जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, इन सारी कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो ग्लोब का एक साथ आना, ग्लोब का सारी कंट्रीज़ एक साथ एकजुट होना, उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का हम ऐसे डेफिनेशन देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ट्रेंड टुवर्ड द ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो हमारा ट्रेंड है, जो सारी दुनिया का कंट्रीज़, सारे वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट्स जो एक साथ एकजुट हो रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, उनमें जो बिजनेस या फिर कल्चर या फिर सोशल, ये सारे चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, इन सारे चीज़ों को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन वर्ड हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम मेनली इसको इकोनॉमी के हिसाब से ही यूज़ करते हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ही देखने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को जब भी हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं तब ये फ्रीयर मूवमेंट ऑफ कैपिटल, प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशंस की बात करता है। मतलब हमारा जो पैसा है हर देश में चलेगा, ये जो फ्री मूवमेंट होगा कैपिटल का, जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स का, और इन्फॉर्मेशन जो है हर जगह पर समान तरीके से मिलेगा, इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही हम मेनली स्टडी करते हैं। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमी का नहीं होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी होता है, कल्चरल से भी होता है, सोशल और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी होता है। इन सारे जो फील्ड्स है, इन सारे फील्ड्स में भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। खासकर हम कल्चरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में हम ज़्यादातर चेंजेस देखते हैं कि हमारा कल्चर बहुत दूर के एक कल्चर से कैसे मिक्स हो रहा है आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंटरनेट के आने के बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगी है। अब हमारा जो प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन है, इसका क्या क्या मेन फीचर्स है। हम ग्लोबलाइजेशन का हमारा स्टार्टिंग होता है मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हम ग्लोबलाइजेशन का जो बिगिनिंग है उसको देखते हैं कि सारे दुनिया के जो कंट्रीज़ है
सारे पार्ट्स है वर्ल्ड के, वो एक साथ इकट्ठा होकर किस तरीके से काम कर रहा है। ये मेनली एक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है। यहाँ पर सारे चीज़ें मार्केट के बेसिस पे ही होता है। लोग मार्केट के हिसाब से, कंट्रीज मार्केट के हिसाब से अपने अप्रोचेस को चेंज करता है। ये ग्लोबलाइजेशन में हर कंट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल कनेक्शंस है ये इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर, हमारे साथ अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का जो कंपनीज़ है वो इंडिया में आ रही है, इंडिया के लोग कंपनीज़ भी वहाँ पर जा रही है। इस तरीके से जो कैपिटल है, कैपिटल एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर। इंटरनेशनली हमारा जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ये मेनली हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही देखते हैं। इस पीरियड में, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीरियड था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगी थी हमारी सोसाइटी में, हमारा टेक्नोलॉजी में। मेनली टेक्नोलॉजिकल के दिख से हम अगर बोले तो हमारा चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद जो कंट्रीज़ थे वो लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी और ट्रेड लिबरलाइजेशन का यूज़ कर रहे थे। सारी कंट्रीज़, बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो लोग चाहते थे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, हर देश इसको फॉलो करे। और ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब बिजनेस करने का परमिशन हर किसी के पास हो। जो कोई भी देश हो, एक देश से दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस कर सके, इसको कहा जाता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये जो रास्ता है ये ओपन हो गया था। बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर धीरे धीरे करके ये उन कंट्रीज़ ने भी इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। ये मेनली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनके द्वारा ही सारे कंट्रीज़ में फैलाए गए हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे कंट्रीज़ मान नहीं रहे थे। वो लोग फोर्सफुली मानने के लिए मजबूर हो गए थे, और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे बाय चॉइस ही उसको लेने लगे कि नहीं, ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम फॉलो करते हैं। और जो कंट्रीज़ इसको फॉलो करना नहीं चाहते थे वो लोग कोई ना कोई प्रेशर में आकर ये सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो रहे थे। ये मेनली हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो काम है, ये ग्लोबलाइजेशन मेनली ये लोगों ने ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया था। जो इंक्रीज़ था ग्लोबलाइजेशन का वो उस वक्त से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगा। पहले उतना ग्लोबलाइज नहीं था वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे करके ये जो ग्लोबलाइजेशन का पेस है, स्पीड है, ये बढ़ता ही जा रहा है। आजकल हम अगर देख सकते हैं, हम तो सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब आप लोग पढ़ाई के लिए भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। पहले ये सारे चीज़ें नहीं था। अब आप घर में बैठकर ही सारे दुनिया का जो भी कंटेंट है, जो भी टीचर्स है, जो लोग पढ़ाते हैं, उनको आप लोग एक्सेस कर पाते हो। ये सारी चीज़ें मेनली ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आया है। उसके बाद हमारा ग्लोबलाइजेशन का और क्या क्या फीचर्स है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से वर्ल्ड ट्रेड जो है, वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा रेपिडली चेंज हो रहा था। वहाँ पर वर्ल्ड आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा था। वर्ल्ड आउटपुट, वर्ल्ड इनपुट, ये सारे चीज़ें भी ज़्यादा हो रही थी। ट्रेड मतलब बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हर कंट्री लिबरल था। एक कंट्री से जाके दूसरे कंट्री में बिजनेस करने के लिए हर कोई फ्री था, इसलिए जो वर्ल्ड ट्रेड था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो भी इंटरनेशनल कैपिटल था वो बहुत ज़्यादा बहने लगा, मतलब इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो बहुत तेज़ हो गया था इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड था उसके मुकाबले जो कैपिटल का फ्लो था ये ज़्यादा तेज़ हो गया था, क्योंकि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जल्दी फ्लो कर रहा था ट्रेड के मुकाबले, क्योंकि और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स थे। इसके वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से कैपिटल बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा था इंटरनेशनल ट्रेड के मुकाबले। अब अगर हम
आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही हमारा हेल्पफुल बन गया ग्लोबलाइजेशन के लिए। ये जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि सारे दुनिया का एक साथ इंटरकनेक्टेडनेस, ये आईसीटी ही, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ ही हमारे सारे बाउंड्रीज को तोड़ रहा था। मतलब हम जो आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को आईसीटी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसकी वजह से हमारा जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, एक देश से दूसरे देश का जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ये हम तोड़ने में सक्षम हो रहे हैं सिर्फ आईसीटी के द्वारा ही, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और जो नॉलेज सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, क्योंकि हम नॉलेज हर जगह से गेन कर पा रहे थे। लेकिन पिछले ज़माने की बात अगर हम करें तो वहाँ पर हम नॉलेज सारे दुनिया से नहीं ले सकते थे। आजकल टेक्नोलॉजी के वजह से हम नॉलेज हर जगह से ले पा रहे हैं, इसलिए नॉलेज सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। फिर हम अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें, जो भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग है किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के लिए, ये भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आ रही थी। हर देश अपना जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए मजबूर हो रही थी कि हमें ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से अपना पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा, ताकि बाहर के लोग आकर हमारे साथ बिजनेस कर सके। अगर बिजनेस होगा तभी ग्रोथ होगा, पैसा आएगा ज़्यादा। इसी वजह से बहुत सारे पॉलिसीज़ चेंज करना पड़ रहा था हर देश को, इंडिया को भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ चेंज करना पड़ रहा था। ये जो प्रेशर था पॉलिसी चेंजिंग का, इस पॉलिसी चेंजिंग की वजह से जो डिमांड था फ्री ट्रेड का वो बढ़ गया। इसके वजह से जो सरकारें थी वो सरकारें सभी अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, अपनी फ्री ट्रेड पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस वजह से वो लोग ज़्यादातर पैसा, अपना देश का जो जीडीपी का जो पैसा था, वो सारे पैसे बिजनेस में ही और ट्रेडिंग में ही खर्च करने लगे। इसके वजह से जो सोशल सेक्टर में जो सारी स्पेंडिंग हो रही थी वो बहुत धीरे धीरे कम हो गई। मतलब जो पैसा पहले सोशल सेक्टर को दिया जा रहा था वो सेक्टर से कट करके, कम करके ये सारी चीज़ें बिजनेस में लगाई जा रही थी। ग्लोबलाइजेशन के जो ग्लोबल सेक्टर में है वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसके वजह से जो सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग है वो कम हो गया। अब सोशल सेक्टर क्या है? सोशल सेक्टर मतलब जो भी सरकारें अपनी स्कीम्स बनाती है अपने देश के लोगों की भलाई के लिए, जैसे एडुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, सब्सिडीज़ हाउस के लिए, फिर फ्यूल का जो प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, ये सारे चीज़ें हैं सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में लोगों की भलाई के लिए जो सारे स्पेंडिंग्स हो रहे थे वो धीरे धीरे घटने लगे, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का डिमांड ही है जो हमारे देशों को अपनी स्पेंडिंग सोशल सेक्टर में कम करने के लिए बोल रही थी, कम करने के लिए मजबूर कर रही थी। इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम, एडुकेशन सिस्टम, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स, ये सारी चीज़ों में पैसा कम लगने लगा। इसके वजह से सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे। इसके वजह से जो पुअर्स थे, मतलब गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था, उनका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो रहा था। वो लोग ज़्यादा दिक्कत में आ रहे थे क्योंकि उनको घर मिलना कम हो गया, उनका हेल्थ केयर फैसिलिटी अब पेड हो गया, उनका एडुकेशन जो है उसके लिए पैसा लगता है, फ्यूल के प्राइसेस ज़्यादा हाई हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का वो भी ज़्यादा हो रहा है। इन सारे चीज़ों को मेनली पुअर ही झेल रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का ही डिमांड है कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही हमारा सोशल सेक्टर का जो चीज़ें हैं वो कम हो रही है। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में क्या क्या चेंजेस हो रही थी या फिर हो गई थी।
ग्लोबलाइजेशन के वजह से सबसे जो प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था, वो था इंडिया का जो फाइनेंशियल सिचुएशन वो बहुत चेंज हो रहा था। इंडिया 1990 से पहले जो सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था नर्मदा का डैम। नर्मदा नदी में लगभग 3000 से ऊपर डैम्स बन रहे थे, वो भी गवर्नमेंट बना रही थी। इसके वजह से ह्यूज अमाउंट चाहिए था जो इंडियन गवर्नमेंट ने लोन के तौर पर वर्ल्ड बैंक और IMF से लिए थे, लेकिन वो भी हेवी इंटरेस्ट। वो सारी चीज़ें तो देने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे लोन में धंसता चला गया। उसका जो पैसा था वो लोन के हिसाब से चल रहा था, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। इसलिए 1919 के बाद इंडिया को ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना पड़ा। ये वर्ल्ड बैंक और IMF ने प्रेशराइज किया कि अगर आपको लोन देना है तो आपको हमारे ये शर्तें माननी होगी, आपको अपना इकोनॉमी ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का भी फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त अपना जो इकोनॉमी था उसको ओपन कर दिया था और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसको भी अपना जो लोन्स है, डिबेट्स है, वो सारे चीज़ें देना था वर्ल्ड बैंक को। इसीलिए हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उस वक्त अपना इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन है, इसको मेनली कहा जाता है न्यू लिबरल पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट पहले लिबरल पॉलिसी फॉलो करता था, उसके बाद न्यू लिबरल पॉलिसी फॉलो करने लगा। इसका मेनली दो सेंट्रल पार्ट्स है, दो सेंट्रल कंपोनेंट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किया था। वो है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियाज प्राइवेट सेक्टर एंड रिफॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर था इंडिया में उसको लिबरलाइज करना। मतलब उससे पहले इंडिया में लिबरलाइजेशन ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा था। उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लिबरलाइज कर देंगे, मतलब उसको फ्री कर देंगे मार्केट के हिसाब से। और पब्लिक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाने लगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि इंडिया में जो लाइसेंस राज था उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसमें इंडिया को, लोगों को फ्री कर दिया गया है कि आप लोग लाइसेंस के बगैर भी काम कर सकते हो, लाइसेंस लेना इजी हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से प्रॉब्लम में डाल रहा था। ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडियन इकोनॉमी जो था उसमें रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, promotion of foreign investment and permission for free flow of foreign technology and skills। मतलब इंडिया को उस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में जो रेस्ट्रिक्शन था उसको कम करना पड़ा कि हम ज़्यादा पैसे लेंगे आपको इंपोर्ट करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, वो चीज़ कम करना पड़ा। फिर प्रमोट करना पड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, मतलब बाहर से लोग आकर इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, उसको परमिशन मिलने लगी। और फॉरेन टेक्नोलॉजी और स्किल्स जो थे उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा। ये सारे हो गए हमारे फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है वो है डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन में मेनली हम 3 डायमेंशंस को स्टडी करेंगे: इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और कल्चरल डायमेंशंस। ये तीनों डायमेंशंस का अलग अलग क्लासेस होंगी, वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि क्या क्या है इकोनॉमिक डायमेंशन में, सोशल डायमेंशन में और कल्चरल डायमेंशन में। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सेपरेटली कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।